बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। पावर्स एंड फंक्शंस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की क्या है? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन कब who has not been able to submit an information request because of non-appointment of a public information officer, who has been refused information that was requested, या who has not received response to his information request within the specified time limits, who thinks the fees charged are unreasonable, and who thinks information given is incomplete, misleading or false, या फिर कोई भी दूसरा मैटर रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जब इसकी पावर एंड फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सेम पावर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की भी है। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, आराम से समझो इसको। यहाँ पर बोला जा रहा है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। एक तो ये बोला जा रहा है कि ड्यूटी है कि कंप्लेंट को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करो। जब किसी भी पर्सन ने कंप्लेंट फाइल कर रखी है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर पर्सन को जो चीज़ें लग रही थी कि फीस जो है चार्ज करी जा रही है वो ज़्यादा है, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज कर दी गई है। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये पर्सन यानी कि ऑलरेडी पहले की इन्फॉर्मेशन फाइल कर आ चुका है, तो वो पहले वाली जगह कहाँ है जब वो वहां से निराश होकर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास आ रहा है? तो पहले पर्सन क्या कर चुका है इससे पहले पर्सन क्या कर चुका है पहले बताओ। ये तो एक पोस्ट सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है ना, कि कब ये कमीशन जो है एक पर्सन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, कंप्लेंट को फाइल करेगा, इंक्वायरी उसके ऊपर कंडक्ट करेगा। आपको नहीं लग रहा है सुनने से कि जो पर्सन यहां पर आ रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, वो ऑलरेडी कुछ प्रक्रिया से होकर आ चुका है कहीं ना कहीं से, और वो निराश है वहां से इसलिए इसके पास आया है? मेरा सवाल ये, वो पहले कहां होकर आ चुका है ये बताओ आप। हाँ, पहले वो आरटीआई फाइल कर आ चुका है किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ, किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, या कहीं पर भी XYZ जगह पर। वहां से उसको एक फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिला, ये कहकर भगा दिया गया उसे कि यहां पर अभी जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई थी, या फिर जो उसने रिक्वेस्ट करी थी इन्फॉर्मेशन वो उसको मिली नहीं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, टाइम के अंदर नहीं मिली, फीस ज्यादा ली जा रही थी, या फिर उसको लगता है कि इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर कोई भी दूसरा मैटर। आरटीआई के आई थिंक मेरे ख्याल से 10 या 11 रुपए लगते हैं समथिंग फाइल करने के। अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइल करे गए हैं, बहुत ज़्यादा हमसे मेरे से मांगे गए हैं, तो वो चीज़, हाँ हाँ ऐसी कुछ लगता है ना। उसके बाद कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, यानी कि स्यू मोटू का भी प्रावधान है यहाँ पर, जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। तब तक हमने नहीं देखा था, लेकिन अब आपके सामने क्या है, yes it can conduct suo motu inquiry अगर इसको लगता है there are reasonable grounds for it। ये भी सेम है यहाँ पर चीजें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के परस्पेक्टिव से। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर सच इंक्वायरी। उसके बाद व्हाइल इंक्वायरिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। इट हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कौन से मैटर्स? किसी भी पर्सन को समन करना और उसको बोलना अपनी हाजिरी दो, उसको बोलना कि हमें ओरल एविडेंस या रिटन एविडेंस जो कि तुम्हारे पास है हमें पता है वो हमें चाहिए, ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, requisitioning any public record from any court or office, issuing summons for examination of witness or documents, and any other matter which may be prescribed. Okay, I found this on the web for. So while inquiring, the commission has the power of a civil court in respect of the following matters, जैसा कि मैंने आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बताया।
समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, और उसको बोलना कि तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है तुम या तो ओरल सुनवाई यहाँ पर आकर दो या फिर रिटन एविडेंस हमें आकर दो, किसी के चश्मदीद गवाह बनो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम जानते हैं कि ये तुम ही प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम्हें आके यहाँ पर देने पड़ेंगे. रिक्वायरिंग द डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी भी कोर्ट या फिर सरकारी दफ्तर जो हो वहाँ से अगर इसको लगता है कि सुनवाई जो है वो फेयर तरीके से हो जाएगी तो ये बोल सकते हैं कि ये पब्लिक रिकॉर्ड हमें चाहिए. इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ अ कंप्लेंट, कमीशन जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इट में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. जैसे कि अभी हमने बोला ये तो कर ही सकता है, तभी तो ये मंगवा रहा था, एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस. तो कमीशन हैज द पावर टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड में बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड. इससे कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए. इन अदर वर्ड्स, ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन. अगर कमीशन मांगे तो सेम चीज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर भी लागू होती है. ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन, ताकि प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट कर सके. फिर चाहे उसके पास जो कंप्लेंट आई हो उसके बेसिस पर या स्यू मोटो इंक्वायरी अगर कंडक्ट करना चाहे तो. चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, it has the power to secure compliance of its decisions from the public authority. This includes providing access to information in a particular form. मतलब it has the power to secure compliance of its decisions from the public authority कि हमने जिसको जो भी काम बोला गया है करने को, ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करो, वो उनको करनी पड़ेगी. प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फॉर्म, कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. अच्छा, अब ये पर्टिकुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है, आरटीआई की आप दायरे जानते होंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंसर्न इन्फॉर्मेशन होती है. अगर आप पता चला ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, मुझे सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स बता दो, पार्ट्स बता दो, कंपोनेंट्स बता दो. या फिर कश्मीर के ऊपर अभी क्या सिचुएशन चल रही है, रॉ के सीक्रेट मिशन कौन कौन से चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ने कल कौन से 2 लोगों को मारने का प्लान बना रखा है. ये सारी की सारी चीज़ें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है विच इज कंसर्न विद नेशनल सिक्योरिटी. आप टॉप लेवल के कोई पर्सन नहीं हो, ना ही आप सरकारी अधिकारी हो, ना ही आप उस डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न हो, आपको नहीं बताई जा सकती वो इन्फॉर्मेशन. लेकिन ये जब आरटीआई का रिप्लाई आता है ना, उसमें लिखा होता है कि ये जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके साथ रिवील नहीं करी जा सकती. तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वेयर नन एग्जिस्ट. यहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, ये पर्सन. याद है सबसे पहला पॉइंट यही था कि ये पर्सन इसलिए आया था यहाँ पर, ये जो कंप्लेंट फाइल करने, उसने बोला कि जहाँ पर भी मैंने इन्फॉर्मेशन ये जो मांगनी चाहिए वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था ही नहीं उस सरकारी विभाग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को देने के लिए. तो ये कंप्लेंट्स कैसे सिक्योर करवाएगा वहाँ पर कि इसके निर्देशों के साथ वो सरकारी विभाग या जो भी चीज़ है, वो दफ्तर है, वहाँ पर वो इसकी बात माने. डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी कि तुम जल्दी से फटाफट अपने विभाग और डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करो. पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस related to management, maintenance and destruction of records, enhancing training provisions for officials on the right to information, seeking an annual report from the public authority in compliance with this act, requiring the public authority to compensate for any loss or any other detriment suffered by the applicant, imposing penalties under this act and rejecting the application. तो कमीशन जो है, Central Information Commission, it can impose a penalty on the public information officer at a rate of ₹250 per day up to a maximum of 25,000. अब पर डे मतलब क्या? जितनी इन्फॉर्मेशन डिले करते जाएगा, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है इन्फॉर्मेशन को देने का, जितनी इन्फॉर्मेशन डिले करते जाएगा ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से इसको जो एप्लीकेंट है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी. इट कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ एरेंट ऑफिशियल, कि ये जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसके खिलाफ सरकारी जांच बिठाओ. सेम चीज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ भी लागू होती है. द कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी
प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये बोलना कि तुम इसको सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दो। डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी, कि तुम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करो जहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी चेंजेस करना टू द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इनहेंसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिसर्स ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देने लायक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेंट को देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, और जब नहीं दे रहे हो तो क्या रीजन आपको देना है, कैसे देना है। सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट, रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस or other detriment suffered by the applicant, imposing penalties under this act, and rejecting the application. सेम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी वाला काम कर सकता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी इंपोज कर सकता है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000। प्लस वो ये भी निर्देश जारी कर सकता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्वायरी कमेटी या कोई बैठे और सरकारी एक जांच हो इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ जिसने अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया। एप्लीकेंट नहीं वो ये बोलता है कि देखो यहाँ ये टाइम निकल गया, ठीक है, टाइम निकल गया तो उतने उतने उसको पैसे मिलते रहते हैं कि 4 दिन हो गए, 4 दिन के हिसाब से 1,000 रुपये बन गए उसके, 250 रुपये एक दिन को लग रहे हैं। अब ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ये अंदरूनी जांच खुद बिठवाएंगे, वो एप्लीकेंट को बोलने की जरूरत नहीं है। ये सही से काम नहीं कर रहा, टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं देता। द कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। और व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस, ये सारी पब्लिक अथॉरिटी को बात माननी चाहिए ना, ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने जो भी बोला इसको। इफ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द कमीशन में रिकमेंड टू द अथॉरिटी, द कमीशन में रिकमेंडेड स्टेप्स विच ऑट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कन्फॉर्मिटी, कि क्या करवाना है, कैसे बात मनवानी है। सेम चीज़ यहाँ पर लागू होती है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के साथ भी। एनुअल रिपोर्ट ये पेश करता है राज्य की सरकारों को कि क्या क्या प्रोविजंस जो हैं इस जो एक्ट के अंदर बोले गए थे, आरटी एक्ट के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करा गया है। गवर्नमेंट जो है, राज्य की सरकार जो है, वो इन रिपोर्ट को प्लेस करती है बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। डिपेंड करता है वो यूनिकैमरल है तो विधानसभा के आगे, बाई कैमरल है तो विधानसभा, विधान परिषद और के आगे। जब पब्लिक अथॉरिटी कंफर्म नहीं करते इन प्रोविजन है जो कि एक्ट में दे रखी हैं, कमीशन में रिकमेंड स्टेप्स विच ऑट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कंफॉर्मिटी। अब नेशनल कमीशन बॉडीज यहाँ पर आपको बता रखी है कुछ सेंट्रल बॉडीज और उनके साथ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन किसके दायरे के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यूपीएससी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। जोनल काउंसिल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये देख रहे हो यहाँ पर, सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, लेकिन एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेंट्रल कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जीएसटी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लोकपाल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हो गया हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके,
यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। वैसे तो हमारा चैप्टर ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाला जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाले चैप्टर को पॉइंट अप करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करी गई थी 2019 में, और तब इसका नाम हो गया था इस एक्ट का आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। वेरियस फीचर्स और प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आर, इसमें बोला गया डैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये दोनों कहाँ के, कौन से लेवल के हैं? सेंट्रल लेवल के कि राज्यों के लेवल के? सेंट्रल। दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिफोर दिस अमेंडमेंट देयर टर्म वाज फिक्स फॉर 5 ईयर। देख रहे हो, इससे पहले 5 साल फिक्स थी, लेकिन जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे ना इस चैप्टर के अंदर, यहाँ वाले, दे शैल होल्ड ऑफिस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन फॉर सच टाइम, ये इसी अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये वाला चीज़, ठीक है। यानी कि आप कोई टेन्योर है, मतलब ऐसी कोई कि जो फिक्स हो? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद दिस अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड एट सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दे शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। Before this amendment, the salary allowances and other service conditions of the Chief Information Commissioner were similar to those of the Chief Election Commissioner, and that of an Information Commissioner were similar to those of an Election Commissioner. समझ में आ रहा है? जब ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी, सैलरी अलाउंसेस जो सर्विस कंडीशन जो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह थी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर। इस अमेंडमेंट एक्ट में और क्या बोला गया? बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको क्लियर करा था ना मयूर, श्रेया, के वहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही होगी, राज्य की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। तो बिफोर दिस अमेंडमेंट देयर टर्म वाज फिक्स फॉर 5 ईयर्स, अमेंडमेंट से पहले। इसमें यह भी बोला गया जो सैलरीज अलाउंसेस और जो अदर सर्विस कंडीशंस होगी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, दे शैल बी सच एज दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, रिमूवल कौन करता है इनका? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का? गवर्नर। अपॉइंटमेंट क्या हो गया यार? अपॉइंटेड बाय गवर्नर कमेटी होती है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, शांत दिमाग से टेबल बनाना इसके सब लोग, ठीक है। तो बिफोर दिस अमेंडमेंट द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दे वर सिमिलर टू दोज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एंड डेट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दे वर सिमिलर टू दोज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कीवर्ड यहाँ पर ये है। सर्विस कंडीशन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की किसकी इक्वल थी? अदर इलेक्शन कमिश्नर के। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, देवर सिमिलर टू दोज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ लेना देना आपको इस चीज से? बिफोर दिस अमेंडमेंट से पहले। उसके बाद इट रिमूव द प्रोविजंस रिगार्डिंग, इस अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर 2019 के आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट की। दिस अमेंडमेंट एक्ट इट रिमूव द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शंस इन सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ड्यू टू पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय देम फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस। कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनको पेंशन मिलती है, पहले किसी ये सरकारी अफसर के तौर पर सर्व कर चुके हैं। देखो, पहले सर्व कर चुके हैं उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बाद में सर्व नहीं करना चाहिए, पढ़ा था ना हमने।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई भी प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वगैरह बाद में नहीं होना चाहिए, हाँ अपॉइंटमेंट के बाद। तो ये नहीं, ये इसने एक प्रोविजन रिमूव कर दी थी कि ये कोई बेस नहीं बन सकता कि उनको अगर पेंशन मिल रही है, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे तो सैलरी डिडक्ट कर दी जाए। अच्छा, अब एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, ये जो बॉडी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये वैसे काइंड ऑफ तो देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, काइंड ऑफ कह रहा हूं मैं प्रॉपर इसका आंसर फिर भी आपको नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप इसके टाइप पर जाओगे, ये एक ऑटोनॉमस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्चुअली ये अपनी मतलब जो इसका गठन जो हो रखा है वो मैं मानता हूं कि आरटी एक्ट 2005 के अनुसार ही हो रखा है, लेकिन अगर डायरेक्टली ये एक्ट के थ्रू ही बनना होता अगर इसे, ठीक है मैं उस चीज़ को अभी क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि क्या है, अभी क्लियर करता हूँ 2 मिनट दो, जैसे कि जैद ने मेरे से प्रीवियस लेक्चर में पूछा था। यहां पर डायरेक्टली कोई एक्ट लिख गया होता, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू दिस एंड दिस एक्ट, लेकिन सरकार ने इसके लिए एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करी। वो नोटिफिकेशन जारी होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से इसका गठन है आरटी एक्ट के अनुसार, है ना। आरटी एक्ट में क्योंकि प्रोविजन थी कि हाँ ऐसी कोई बॉडी हो जाए, अब ऐसी कोई बॉडी बन भी गई, केंद्र लेवल पर बनी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्यों के लेवल पर बनी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अगर फिर भी आप पता लगाना चाहो कि अगर एग्जाम में यार मार्क करने को आ जाए, लिखने को आ जाए, तो यार कुछ तो हमारे पास एक हथकंडा होना चाहिए ना कि कहेंगे क्या। अब इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी हाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और क्या ये सवाल यही है ना, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर तो वहीं से डिराइव कर रही है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ एक एक्ट ने इसको नहीं बनाया, एक्ट एक कोई दूसरा एक्ट था, उसका पर्पस कुछ और था, उसका एक प्रोविजन था, उस प्रोविजन को खींच कर निकाल कर केंद्र सरकार जो है वो उस प्रोविजन को खींचने के बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके तहत फिर ये बॉडी का कॉम्पोजिशन करा गया। तो चाहे आप इसको डायरेक्टली समझ लो या इनडायरेक्टली समझ लो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा होल्ड करके रखती है, ठीक है। यहां पर आना तो चाहिए वैसे ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अभी गवर्नेंस के नोट्स में चेक करा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा होल्ड करके रखती है। लेकिन जो मैंने अभी आपको डिबेट बताया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट खींच रही है आरटी एक्ट से, हाँ ये रहा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005। लेकिन इस एक्ट में एक नाम दिया गया हो कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। सरकार ने इसलिए अलग से ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और फिर उसको गवर्नमेंट गैजेट के अंदर डाला कि हाँ हम ऐसी बॉडी बनाने जा रहे हैं जो कि अपनी पावर डिराइव करती है, जो कि जिसको हम प्रोविजन से निकाल रहे हैं अंडर आरटी एक्ट 2005। आरटी एक्ट एक अलग टॉपिक है, वो आपको जानना पड़ेगा, ये एक अलग चीज है। मतलब जैसे मतलब ये है 100 बात होगी एक बात, अगर इतनी बड़ी चीज कोई आरटीआई है तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सिर्फ इतने थे, इसके पहलू हैं बस। आरटी एक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली चीज आपको? यहां पर करें जेड, डाउट क्लियर हो गया? हमने नीति आयोग देख लिया, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस विभाग वैसे तो हर एक दफ्तर में होता है, चाहे फिर वो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो। विजिलेंस जांच, विजिलेंस इंक्वायरी कहीं पर भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन सीवीसी सारे विजिलेंस जांचों का बाप है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और सरकारी अफसर होने के बाद कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ जाना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चक्कर में। इसकी लपेट में आ गए तो हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।